नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार का पहला भाग करेंगे, जिसमें आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने संविधान की चर्चा की थी और मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे अध्याय में वर्णित है। मालूम है ना आपको? आप सोचते होंगे अधिकार और वो भी मौलिक? जी हाँ बच्चों, इसको समझने के लिए आपको अधिकार को पहले समझना होगा। आप बच्चे हैं, आपके भी कुछ अधिकार हैं। वह अधिकार आप अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपने समाज से, आप इन सब से अपेक्षा करते हैं उन अधिकारों की, जैसे शिक्षा का अधिकार। लेकिन बच्चों, कभी सोचा है और देखा भी होगा कि अधिकार तो मिलते हैं, पर उनका उपयोग हर कोई करता है या नहीं करता है। कई बार उनका हनन भी हो जाता है। चलिए एक उदाहरण देती हूँ, जैसे शिक्षा का अधिकार। लेकिन बहुतों को ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती है। हम बात कर रहे थे अधिकारों की। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं। पहला, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है और इन अधिकारों का उल्लंघन तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। आप सोचते होंगे कि हम इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? क्या ये मौलिक अधिकार साधारण कानूनी अधिकारों से अलग है? जी हाँ बच्चों, इनमें कुछ मौलिक अंतर भी है। चलिए देखते हैं कैसे। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित भी किया जाता है। दूसरा, साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में किया। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसके साथ साथ संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? चलिए इनको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता, जिसका मतलब है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उनको एक समान ढंग से लागू किया जाएगा। मतलब कानून के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं, चाहे वह इंसान कितना ही प्रसिद्ध क्यों नहीं है। कानून के सामने सब समान है, सब बराबर है। अगला है अनुच्छेद 15। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, सार्वजनिक स्थानों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सड़कों और हर स्थान के लिए किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मगर इस अनुच्छेद या आर्टिकल के कुछ अपवाद भी हैं। चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 15 का जो पहला अपवाद कहा गया है, उसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के साथ कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जिसका मतलब है राज्य स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष उपबंध कर सकता है। इसी अपवाद का जो दूसरा भाग है, जिसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब हम करते हैं अगला अनुच्छेद, जो कि समानता का अधिकार का ही अगला है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर जो राज्य के अधीन है किसी भी रोजगार या कार्यालय से संबंध में अयोग्य नहीं होगा या उसके विरुद्ध किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, माने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि आपको यह समानता या समता का अधिकार कितना समझ में आया। उदाहरण है, टेलीविजन में एक चैनल पर समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि समाचार ना पढ़ें। उनमें से सभी महिलाएं थीं और कारण यह बताया गया कि वह सभी 45 वर्ष से ऊपर की महिलाएं थीं। लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इस परिस्थिति पर विचार करें। वैसे तो यह काल्पनिक स्थिति है और ऐसी बातें आपको आम देखने को मिलेंगी और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? अगर हाँ, तो कौन सा अनुच्छेद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। किसी भी लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अधिकार चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। अब इसको अनुच्छेद के अनुसार देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है कि मूल संविधान में पहले 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, पर अब सिर्फ 6 है। अब इनको विस्तृत रूप से देखते हैं। अनुच्छेद 19A में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। अगला, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अगला, संगठित होने की स्वतंत्रता।
अगला, भारत में कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता। अगला, भारत में किसी भी हिस्से में बसने या रहने की स्वतंत्रता। और उससे अगला, कोई भी पेशा चुनना या व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए बच्चों, कितने सारे अधिकार हैं हमारे पास। आपको मालूम है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19 में ही है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 राज्य से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। देखिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा अधिकार है ये। और यह अधिकार 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ उसके अनुसार यह इस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 22 में क्या है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात कही गई है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, और तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। इसके सिवा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करे। इस बात का निर्णय करें कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरोधी गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि इसका